प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। पहले हम लोग मधुमेह का विचार करते हैं। मधुमेह के हेतुओं का वर्णन करते हुए ग्रंथकारों ने स्पष्टता से मधुमेह की चिकित्सा की भी दिशा बताई है। और मधुमेह का हेतु क्या बताए? आस्य सुखम स्वप्न सुखम ददिनी ग्राम्योदका अनुप्रसा पयांसी नवान्न पानम गुण वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृतम च सर्वम। जिसका वर्णन किया गया है ऐसे और अवर्णित कफ दुष्ट करने वाले जो हेतु हैं वे सभी कफ प्रमेय निर्मित में सहायक होते हैं। यह कफ केवल कफ नहीं है, बहुद्रव दोष श्लेष्मा दोष विशेषः। इस प्रकार सुश्रुताचार्य जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है। त्रिदोष में कफ निर्मिति पृथ्वी और आप इन दो महाभूतों से होती है। केवल पार्थिव गुणयुक्त आहार सेवन से प्रमेहोत्पत्ति नहीं होती है, अपितु सहकारी आप महाभूत के अति सेवन से भी कफ दुष्टि होती है और इस प्रकार प्रमेह की उत्पत्ति होती है। पांचभौतिक चिकित्सा इस प्रकार सूक्ष्म विचारानुगम्य है। आप महाभूत का शीत गुण प्रमेह व्याधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुणों का विचार करने पर संप्राप्ति को अधिक सूक्ष्मता और अचूकता से समझ सकते हैं। प्रमेय हेतुओं का अधिक सालों तक सेवन होता है तब उसका परिणाम जीवेंद्रिय पे होना आरंभ होता है। आगे शीतलता आमाशय की ओर जाती है। आमाशय में अपने शीत गुण से कफ की साम्यावस्था विकृत हो जाती है। शीत गुण का परिणाम आमाशय के पित्त पर भी होता है। फिर पित्त धीरे धीरे अकार्यक्षम होकर अपने शीत गुण से कफ की साम्यावस्था को विकृत करता है। शीत गुण का परिणाम आमाशय का पित्त पर भी होता है। पित्त धीरे धीरे अकार्यक्षम हो जाता है और वह जो अकार्यक्षम बनता है। इस प्रकार मंद व पित्त शीत गुण से वर्धित कफ इन दोनों का मिश्रण आगे अन्न के साथ आंत्र के भाग में मार्गक्रमण करता है। वहां पर यह मिश्रण जो पैंक्रियाज है या स्वादुपिंड की साम्यावस्था विकृत करता है। आगे यह भाग लघ्वांत्र और बृहदांत्र की ओर जाता है। पचन की पहली अवस्था विकृत होने पे मतलब जो मधुर अवस्था पाके विकृत हो जाने के कारण आगे की सभी अवस्थाओं का परिणाम होता है। बृहदांत्र के स्थान पर भी शीत गुण की वृद्धि होती है जिससे अपान वायु की गति पर परिणाम होता है। अपान वायु विकृत होता है, समान वायु का कार्य पहले से ही विकृत होता है, जिस परिणाम स्वरूप अन्न का विवेचन और मुंचन ये दोनों कार्य विकृत हो जाते हैं, जिसके कारण प्रमेही व्यक्ति बहुतांश बद्ध कोष्ठी होता है। तो उनको कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि उनकी जो अग्नि है वो बहुत मंद होती है। क्यों होती है? तो वहां पे शीत गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आमाशय से पित्त गुण क्षीण होने से प्रमेही व्यक्ति को विरेचन का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। विरेचन देने से भी फायदा नहीं होता है। इस प्रकार मधुमेह की संप्राप्ति घटती है। मधुमेह दो प्रकार से होते हैं। वात प्रधान होते हैं, अब तर्पण जन्य। दूसरा कफ प्रधान, शुद्ध कफ प्रधान होता है। मानसिक तनाव से पीड़ित प्रमेह रोगी में नित्य प्रमेह चिकित्सा उपयुक्त नहीं होती है। बुद्धिेंद्रिय के लिए जटामंत्र से अथवा सारस्वता रिष्ट की योजना करने में उपचय मिलता है ना। फिर उसके बाद में कफ प्रधान लक्षणों में आर्द्र शीतता शुद्ध करने पर प्रयोजन करना पड़ता है। मधुमेही रुग्ण का अचूक वर्णन अर्थात आंतर बाह्य जो जैसे लकड़ी जो है वो गीली लकड़ी नहीं जलती है, उसी प्रकार मधुमेह रुग्ण का तुरंत दीपन पाचन का औषध भी काम नहीं करती है। इसलिए प्रथम पंचकोल चूर्ण रात में सोते वक्त घुटनों के नीचे सुख मर्दन करना चाहिए। जिस प्रकार शीतलता का परिणाम होकर उस परिणाम में पैर में गीलापन आने में वक्त लगता है, वैसे ही चूर्ण का मर्दन या उद्वर्तन करने से थोड़ा सा परिणाम होता है। और बाकी ज्वरग्न योग जो है, जो ज्वर को नाश करने वाले योग है उसका प्रयोजन करें तो प्रमेह रोगी में बहुत अच्छा फायदा होने लगता है। ज्वरग्न योग के अतिरिक्त आप महाभूत का पाचन और शोषण आना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए एक तो हेतु सेवन बंद कराना बहुत जरूरी होता है। अगर हेतुओं का सेवन कंटिन्यू होगा तो व्याधि बढ़ते जाता है। ज्वरग्न योग जो है उसमें सभी द्रव्य तिक्त कटु रस प्रधान होते हैं, अग्नि वायु आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। इस प्रकार चिकित्सा करने से प्रमेह व्याधि की लक्षणों में उपशय मिलता है। नूतन प्रमेह व्याधि पूर्णतः ठीक हो जाता है, परंतु बहुतांश रुग्णों को दीर्घकाल कदाचित आमजन्य औषधि सेवन करना पड़ता है, आजन्म औषधि सेवन करना पड़ता है। इस तरह से प्रमेह के बारे में मैंने कुछ बात बताया। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप लोग के पास प्रमेह रोगी आते हैं या अनुभव है तो आप लोग जरूर बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर कोई पेशेंट है तो आप बताना चाहें बता सकते हैं। अगर आप लोग केवल सुनने के लिए आए हैं, श्रोतागण है तो कोई बात नहीं, डिस्कस नहीं करना है तो कोई बात नहीं।
अभी मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ कि आप बोलिए ही बोलिए ही। नहीं बोलना है। अभी हम लोग ना कुछ औषध, शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर, हैप्पी बर्थडे सर। हाँ, आप शास्त्र की बात करें, मैं आपका समझ गया, थैंक यू, आपका बहुत थैंक यू। शास्त्र पे कुछ बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मनीषा मैम, ये हैप्पी बर्थडे और ये सब अभी ना करें, कुछ जरूरी बात कर रहे थे। आप सब लोग का थैंक यू, आप लोगों ने अच्छा मेरे लिए सोचा है। कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं, कुछ केस के बारे में बोलिए आप लोग। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए मैम। नाम सर ये प्रमेय के जो अभी तक जो मेरे पास आए हैं ना पेशेंट, तो मतलब जो हेरिडिटरी और जेनेटिक वाले ये चीजें तो मुझे मतलब कम ही आए हैं मेरे पास। जो आ रहे हैं ना ये सारे एक्वायर्ड वाले हैं, मतलब जो अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण जिनको ये कफज प्रमेय टाइप, जैसे हम ग्रहणी जिसको हम बोल देंगे, उसके जी। कारण ये आए हैं। तो तीन चार मेरे पास ऐसे आए हैं, और तीनों चारों को मतलब उनका लेवल भी मतलब मैंने देखा है, जब वो अपना मतलब खाना पीना, अपना डाइट शेड्यूल और अपना डे शेड्यूल ठीक कर रहे हैं, और सिर्फ थोड़ी सी मेडिसिन के साथ ही वो ठीक हो जा रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि मतलब आजकल जो मैक्सिमम जो लोग आते हैं ना, तो उनको ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो उनका वातज पर में मधुमेह वाला जो फैक्टर है। जी। जी सर। ठीक है, अभी मैं एक और टॉपिक पे बात करूंगा। औषध सेवन काल। वैद्य का ब्रह्मास्त्र है औषधि। अब ये औषधियां हम कब देते हैं, कैसे देते हैं, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो रोगी को व्याधि मुक्त करने के लिए एक वैद्य के लिए उस व्याधि का योग्य निदान होना जरूरी होता है। व्याधि का योग्य निदान होने पर भी उचित औषधि रोगने को देना उपयुक्त होता है। इसलिए संप्राप्ति भंग होने के लिए औषधि जो है ब्रह्मास्त्र के जैसे कार्य करती है। ब्रह्मास्त्र कभी भी फेल नहीं होता है। इसी तरह से कोई भी शस्त्र उचित समय पर चलाना उस शस्त्र का प्रभाव और अधिक बढ़ा देता है। इसीलिए वैद्य का औषधि हम लोग देते हैं वो उचित समय पर उचित सेवन काल पर देने पे प्रभावी काम करता है। रुग्ण और व्याधि का बल का विचार करते हुए आचार्य सुश्रुत ने 10 काल बताए, वाग्भट ने 11 काल बताए, शारंगधर ने 5 काल औषधि सेवन काल बताए। तो इस तरह से हमारे आचार्य जो हैं, औषधि जब शरीर के अंदर जाती है तो क्या काम करती है, ये दिव्य दृष्टि से आचार्य लोग जान लेते थे। एक वैद्य अगर सही सेवन काल पर औषधि देता है तो वो अमृत के जैसा काम करती है, और अगर वो गलत टाइम पे देता है तो वो उतना काम नहीं कर पाती है। तो हम हर समय सुबह दोपहर शाम औषधि देने के बजाय सही समय पे आयुर्वेद की औषधियां दें, और तो हम कम मात्रा में और पूर्ण क्षमता से काम करवा सकते हैं। इसीलिए जो टाइमिंग है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। दिन भर में सुबह का टाइम जो रहता है, कफ दोष के प्रभाव से सुबह 6 से 10 बजे का जो टाइम रहता है, वह जो टाइम रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, कफ का टाइम रहता है। दोपहर में 10 से 2 के बीच में पित्त का टाइम रहता है। 10 10 AM to 2 PM पित्त दोष का काम रहता है। और शाम का 2 से 6 बजे तक वात दोष का टाइम रहता है। तो समय अनुसार अगर सुबह 6 से 10 बजे के बीच में कफ दोष का प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमें कफ शामक चिकित्सा करनी है, तो हम कफ पे काम करना है। और दूसरा, जो सुबह का टाइम रहता है 6 बजे का टाइम, वो कफ और वात दोष का संधि का काल होता है। वात दोष का काल समाप्त होने के बाद कफ दोष के काल की शुरुआत होने के पहले ये काल होता है। इसी टाइम पे संधि काल में हम वात दोष और कफ दोष के लिए औषधि दे सकते हैं। ये काल यकृत पर काम करने के लिए उपयुक्त होता है। तो लीवर पे कोई भी काम करना है तो आप सुबह 6 बजे कोई भी दवाई दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। यकृत जो कि अग्निमांद्य का प्रधान इंद्रिय है, इस काल में मंद गति से कार्य करता है। यकृत के कार्य को अच्छा करने के लिए मतलब हमें अग्नि संस्था को प्राकृत कर, इसलिए ये काल वात दोष और कफ दोष इनके साथ यकृत और समान वायु के लिए भी प्रभावी समझा जाता है। जब मल और मूत्र का विसर्जन हो जाता है तो औषधि पचन में कोई बाधा अवरोध नहीं आती है। इसीलिए बहुत सारे आचार्य लोग सुबह 6 बजे ब्रश करके और फल त्रिकादि क्वाथ या फल त्रिकादि गुग्गुल, फल त्रिकादारिष्ट, परिपाठादि काढ़ा, ताम्र भस्म, और ताम्र भस्म की जो दवाइयां हैं आरोग्यवर्धिनी वगैरह या सुचेखर रस, वह जब देते हैं तो पूर्ण क्षमता से कार्य करती है। इसी प्रकार जब हम शाम को 6 बजे का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्टिवली लीवर पे काम हो जाता है। जिसको भी अपने पेशेंट का लीवर ठीक करना है
तो वह उस टाइम पे देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन जो दोपहर के समय किया गया भोजन 4-5 बजे खाने का विचार करते हैं तो वातकफात्मक संप्राप्ति के औषधि के लिए दे सकते हैं। सुबह 10 बजे का जो टाइम होता है वह कफ और पित्त दोष के संधि काल के रूप में देखा जाता है। सुबह 10 बजे 10 AM यह कफ दोष के गुण को कम करके पित्त दोष के गुण की वृद्धि होने का टाइम है। तो पांच भौतिक चिकित्सा में विलीनीकरण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस काल में कफ के संगठन पृथ्वी और आप का विलयन तेज महाभूत से किया जाता है। पृथ्वी और आप जो अवरोधजन्य संप्राप्ति के व्याधि के संप्राप्ति के जो प्रधान है उनका विलयन तेज महाभूत में करने से अग्निमांद्य जनित आम व्याधि के संप्राप्ति भंग करने के लिए इस काल में तेज महाभूत वृद्धि करने के लिए चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो जो सुबह 10 बजे का टाइम रहता है उस पे काम करना है, तो हमें अगर प्लीहा पे काम करना है, स्प्लीन पे काम करना है, तो हम लोग रजनी योग देते हैं, विड़ंग आदि सार देते हैं, या जो भी हमें स्प्लीन पे काम करना है, जैसे रोहित का रिष्ट देना है, आरोग्यवर्धिनी वटी देना है, रक्त पाचक देना है, तो स्प्लीन पे काम होता है उस टाइम, जो सुबह 10 बजे देते हैं। सुबह 6 बजे देते हैं तो लीवर पे काम होता है, सुबह 10 बजे देते हैं तो स्प्लीन पे काम होता है। और इसमें रक्त और पित्त का आश्रय संबंध होने के कारण रक्त प्रसादक, रक्तवर्धक, रक्त शमन इत्यादि रक्त धातु पर काम करने वाली जो पटोल आदि गुगुल है, ऐसी औषधियों को व्याधीन रूप उपयोग में हम लोग यूज कर सकते हैं। पित्त के क्षार धर्म वृद्धि परिणाम स्वरूप दिखाई देने वाले उदर शूल है, उदर दाह है, परिणाम शूल में शुद्ध स्वर्ण गैरी का भी उपयोग हम लोग 10 बजे सुबह 10 AM में कर सकते हैं। प्लीहा, रक्त धातु, पित्त इनकी दुष्टि कम करने के लिए हेतु विचार पूर्वक इस काल पे औषधि दे सकते हैं। फिर आता है टाइम 2 बजे का, 2 PM का, जब पित्त का टाइम खत्म हो रहा है, तो इस काल में पित्त दोष का क्षय और वात दोष की वृद्धि का संधि काल होता है। तो तेज और वायु महाभूत परस्पर साथ साथ काम करते हैं। या पित्त दोष पर काम करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। 2 बजे जो टाइम में औषधि दी जाती है, इस काल में पृथ्वी आप प्रधान आहार का सामना तेज महाभूत प्रधान औषधि को करना पड़ता है। ठीक है, तो व्याधि बल अगर अधिक होगा तो 10 बजे औषधि का प्रयोग हम 2 बजे भी कर सकते हैं। जैसे कि प्लीहा दृष्टि में वरांगक क्षार देते हैं, रजनी योग देते हैं। इस प्रकार किडनी पे काम करना है तो उस समय सार्कटी विभाजन अच्छा चाहिए, समान वायु, मूत्रवत स्रोतस, इन सब का विचार करके जो श्वधनिष्ठादि गुकुल है, गोक्षुरादि गुकुल है, हरलुक जैसे औषधियों का प्रयोग हम लोग 2 बजे करते हैं, 2 PM में। 2 से 6 बजे का जो टाइम रहता है आगे का, वो वायु का काल रहता है। मल मूत्र निष्क्रमण के लिए हम लोग 6 बजे 6 PM में मेडिसिन देते हैं। जिसको भी किडनीज पे काम करना है तो 6 PM में मेडिसिन देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो व्याधि संप्राप्ति, उदर परीक्षण, यकृत प्लीहा, ये सब का अगर हमें देखना है तो क्रम होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से कुछ अपान वायु पे हमें काम करना है तो खाने दोनों वक्त के खाने के पहले, भोजन के पहले जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं अपान काल। शुक्रार्थ और शक्र मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया या पान का कार्य होता है। तो इसीलिए इन कार्यों का संचालन कौन करता है, तो अपान वायु करता है। तो हम सभी भाव का धारण करना, निष्क्रमण करना, विशिष्ट काल में करना अपान वायु के क्षेत्र में होता है। अपान वायु अगर दुष्ट हो जाए तो उसके स्वाभाविक कार्यों में विकृति आ जाती है। इसी कारण शुक्र, शुक्र धातु आर्तवादी भावों का धारण, निष्क्रमण विकृत हो जाता है। प्रदुष्टित अपान अपने स्वाभाविक गति को छोड़कर प्रतिलोम हो जाता है और वह समान वायु को भी प्रभावित करता है। अपान वायु के उष्ण गुण से संस्कारित समान वायु शरीर में विकृत लक्षण दिखाता है। इसी कारण समान वायु प्राकृत करने के लिए अपान वायु को अनुलोमन गति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अपान वायु की दृष्टि कितनी है यह विचार करके व्याधि अनुसार हम औषधि योजना करते हैं। स्त्री रुग्णों में इस काल का विचार गर्भाशय के व्याधि के संप्राप्ति हेतु बनाते हैं। इसलिए शुक्र व स्त्रोता से संबंधित व्याधियां हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, ऐसे, या फिर जो अपान की वजह से स्त्री रोग है जैसे कि पीसीओडी वगैरह है, तो हमें खाने के पहले दोनों टाइम में सुबह और शाम खाने के पहले हमें मेडिसिन देना चाहिए। शुक्र व स्त्रोतस या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी हमें खाने के पहले देना है। किडनी स्टोन के लिए भी दवाई देना है तो हमें खाने के पहले देना है। अब आता है समान काल। समान जो रहता है अग्नि के पास रहता है, तो भोजन के मध्य में औषधि योजना करना। समावनो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा। समान वायु की दृष्टि से हम लोग इस औषधि की योजना करते हैं। समान वायु जाठराग्नि के समीप रहता है। अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए समान वायु की आवश्यकता होती है। आहार पचन के मार्ग में अर्थात आमाशय, ग्रहणी, पक्वाशय
इसमें विकृति निर्माण हो जाए तो यह काल उपयुक्त होता है। पाकावस्था में पहले चरण में मधुर पाक में कफ की निर्मित होती है। दूसरे पाकावस्था मधुर अवस्था पाक के बाद पित्त की होता है, अम्ल अवस्था पाक होता है। तृतीय अवस्था पाक में कटु अवस्था पाक में वायु की उत्पत्ति होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अजीर्ण व्याधि है, अम्ल पित्त है, ग्रहणी है, अतिसार, छर्दी, प्रवाहिका, उदर, मलावष्टम, इन सब में समान काल पे काम करना है। तो औषधि को खाने के बीच में देना चाहिए। जैसे लघु शेखर दे दिया, आरोग्यवर्धिनी, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, आसवरिष्ठ, पर्पटिकल, ये सब हमें समान खाने के बीच में देना चाहिए। 2-3 ग्लास खाना खा के फिर हमें खाने को देना चाहिए। और दूसरा है कि उदक व स्त्रोतस व्याधि को भी संप्राप्ति भंग करने के लिए हमें समान वायु खाने के बीच में देना चाहिए। व्यान वायु जो है उसका व्यान काल जो है आकाश और वायु महाभूत प्रदान रहता है। तो व्यान मतलब दोपहर के खाने के बाद औषधि देना, तो 3:30 से 5 के बीच में, या लंच के बाद जो खाना खाना लंच के बाद जो मेडिसिन दिया जाता है होता है व्यान वायु। तो व्यान वायु सारे शरीर में अप्रतिघातत्व गुण से बिना अवरोध संचार करता है। इसका संगठन आकाश महाभूत से होता है। आकाश मतलब कोई विरोध न होने का लक्षण है, मतलब वो अगर व्यान वायु हार्ट में भी काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आकाश तत्व है। आर्टरीज और वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन, वहां पर भी आकाश तत्व है। अवरोध नहीं होना चाहिए। तो ये रस रक्त संवहन करने का भी कार्य व्यान वायु करता है। और अपनी गति और प्रसन्न देहचर गुण के कारण व्यान काल पर दी गई औषधि उचित स्थान पर शीघ्र जाकर अपना काम करती है। यह काल पित्त का काल भी है, जो हम लोग लंच के बाद जो खाना देते हैं और मेडिसिन देते हैं, इसी कारण व्यान वायु पर पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुणों का प्रभाव भी होता है। और इसी वजह से व्यान वायु का सूक्ष्मत्व भी बढ़ जाता है। मांस धातु के आकुंचन प्रसरण करने के लिए त्रिचोन्मिलन, निमेष व्याधि, कफ आम मेद के कारण स्त्रोतोरोध, वंध्यत्व, शुक्राल्पता, रस रक्तादि धातु वर्धन संतर्पण करने के लिए, अगर किसी का एचबी लेवल कम है और हमें उसका ब्लड बढ़ाना है या फिर उसका हमें पूरा ब्लड सर्कुलेट कराना है, आम है, मेद है, स्त्रोतोरोध है, मोटापा है, तो खाने के बाद आफ्टरनून के लंच के बाद मेडिसिन देने से व्यान वायु पे काम होता है। खाने के पहले देंगे तो अपान वायु पे काम करेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है उदान वायु। उदान वायु का संगठन वायु और तेज होता है, क्योंकि उदान जो है वो तेज तत्व जो शरीर में है, नाभि, वहां पे तेज तत्व और वायु के संगठन से बना है। तो ये उर स्थान, नासा, नाभि, गला, गल और मनोवस्त्रोदस, ये उदान वायु के कार्य क्षेत्र होते हैं। रात का खाने के बाद हम लोग औषधि जब देते हैं तो वह उदान मतलब आफ्टर डिनर जो भी हम मेडिसिन देते हैं तो वह उदान वायु पे काम करता है। शरीर में प्रयत्न और ऊर्जा, इन दोनों को उदान वायु प्रवृत्त करता है। शारीर बल और मानस बल, इन पर उदान वायु का प्रभाव रहता है। तो जब भी मन पे काम करना है ना, तो हमें रात को जो मेडिसिन देते हैं, खाने के बाद, डिनर के बाद जो दवाई देते हैं, वो मन पे उदान वायु पे काम करता है। शरीर बल का संबंध मांस धातु से होता है। उदानम बलम उच्यते, इसीलिए मांस धातु पर कार्य करने वाली औषधि की योजना हम उदान काल में करते हैं। मांस पाचक अगर देना है हमें, मांस वृद्धि कर द्रव्य देना है, जैसे हमें मोटापा मतलब वजन बढ़ाना है, मोटापा नहीं, पुरुष को हमें स्वस्थ करना है, तो हमें अश्वगंधा अवलेह, विदार्यादि अवलेह या बृहणीय गण के द्रव्य जब देते हैं तो मांस धातु अग्नि पर काम करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उदान वायु मतलब आफ्टर डिनर कुछ भी दवाई देते हैं तो वह मांस धातु को बढ़ाता है उदान वायु पे काम करके। उदान वायु का कार्य वर्ण पर भी होता है। अगर कोई काला पड़ गया है बहुत ज्यादा और उसका कलर अच्छा करना है तो उदान वायु पे काम करने के लिए रात को डिनर के बाद दवाई दीजिए। वर्ण और तेज परस्पर अवलंबी है, इसी कारण त्वक विकार में हम लोग उदान काल पे औषधि देते हैं। उदान वायु वाणी और उद्गार पर भी काम करता है, इसलिए मणिपुर चक्र का अधिष्ठान जो है इस काल में अगर हमें दे तो मणिपुर चक्र के सारे कार्य अच्छे हो जाते हैं। मणिपुर चक्र को अच्छा क्रियान्वित करना है मतलब उदान वायु और तेज महाभूत पे काम करना है। तो रक्त धातु, मांस धातु, ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि, तेज महाभूत, इन सब में व्याधि के अनुसार विचार पूर्वक हम लोग रक्त पाचक, मांस पाचक, त्रिफला गुगुल, मेदो पाचक, स्वदर्शादि गुगुल, स्वर्ण गरिक, इसको हम रात को खाने के बाद देते हैं तो वह बहुत अच्छा उदान वायु पे काम करता है। इसके बाद में आता है स्वप्न काल। स्वप्न काल मतलब है कि ये एकदम जैसे कि ऊर्ध्व जत्रुकत व्याधि है, मस्तिष्क और मज्जा संबंधी व्याधि है, मन बुद्धि संबंधित व्याधि है, तो ये स्वप्न काल में दिया जाता है। तो मतलब एकदम रात को सोने के एकदम जस्ट पहले, स्वप्न काल में सोने के पहले मनोविकार में पृथ्वी महाभूत के तमादि गुण वृद्धि से मनोअवसादजन्य व्याधि निर्माण होते हैं।
इससे मन पर कार्य करने वाली औषधियां, उष्ण तीक्ष्ण औषधियां उदान काल में फलदायी होती है, लेकिन तेज महाभूत के गुण वृद्धिगत होने से मनोवैचित्य इत्यादि लक्षण दिखते हैं। इसलिए स्वप्न काल मतलब जस्ट सोने के पहले जो हम लोग पृथ्वी आप बहुत प्रधान देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी प्रकार व्याधि स्थान संचय अगर ऊर्ध्वजत्रिक होते हैं तो इस स्थान पे हम औषधि देते हैं। जैसे आंखों में रेडनेस है, नेत्राक्तता है, नेत्रदाह है, तो इसमें रजनी योग खाने के सोने के पहले देते हैं, जस्ट स्लीप के पहले देते हैं रात को। इसी प्रकार बुद्धिन्द्रिय के लिए जटामांसी स्वर्ण सारस्वता रिष्ट वगैरह सोने के तुरंत पहले देते हैं। तो ये स्वप्न काल का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, सर प्रीति प्रणाम मैम सर। कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मैं ये जानना चाहती थी टेरिजियम को सर आयुर्वेद में कैसे वो करेंगे? टेरिजियम मतलब क्या, वो जो मांस की वृद्धि हो जाती है मतलब स्क्लेरा हाँ, पे? आँख में, हाँ सर, हाँ आँख में मांस की वृद्धि भी हो जाती है। उसको तो तो ये उसकी। बोलते हैं अर्म व्याधि बोलते हैं ना। अर्म व्याधि जो है वो हम लोग लेखनीय गण के द्रव्य देते हैं, लेकिन सुश्रुत संहिता में बोला है शेफाली पत्र से रगड़ के और उसकी सर्जरी करके कट करके निकालने को बोला है। हम लोग दवाइयां मांसपाचक वगैरह देते हैं, लेकिन कितना फायदा होगा ये पता नहीं। ठीक है, तो सर सर्जरी का फिर लास्ट वो होगा? हाँ, अगर मेडिसिन दे रहे हैं मांसपाचक वगैरह तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है सर। वो हमारे सुश्रुत संहिता में अर्म व्याधि जो है वो शस्त्र साध्य बोला है, कोई मेडिसिन नहीं बोली है। ठीक है सर। सर वो ये जो एलानील कुजम्बू करके आता है, तो उसका कैसा इफेक्ट है? किसके लिए? सर ये टेरिजियम के लिए। नहीं, मुझे वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन का मालूम नहीं है, अगर होता होगा तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता। ठीक है सर। हाँ, जो लोग यूज किए हैं वही बता सकते हैं, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है आयुर्वेद के वही बता सकते हैं। मैंने यूज नहीं किया है तो मुझे नहीं पता। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर मनीषा मैडम, आपने वो पेशेंट का देखा क्या रिजल्ट आया? मनीषा मैडम है? शायद ज्वाइन नहीं हुई। मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? वो पेशेंट का अभी तबीयत ठीक है? शायद मैम कुछ काम कर रही है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलो। मैम। हाँ, हाँ, जुवेनाइल डायबिटीज का कैसा विचार करना है सर? टाइप 1 डायबिटीज। जो आनुवांशिक रहता है उसमें हम लोग धातु चयनात्मक चिकित्सा तो करते हैं, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं होता। असाध्य बताए। हाँ। हाँ, हम शुगर लेवल बैलेंस करते हैं, मेंटेन रखते हैं, लेकिन वो परमानेंट ठीक नहीं होता। हाँ, मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? अच्छा, सर कोई? अनम्यूट नहीं हो रहा बार बार। हाँ जी सर, हाँ प्रणाम सर। हाँ, वो आपकी पेशेंट कैसी है मैम? कौन सी? वही वाला जो ये हो गया था, पेन हो रहा था मेमोरी ग्लैंड का, हाँ ब्रेस्ट में हाँ जो हाँ पेन हो सर, रहा था। हाँ जी। हाँ एक्चुअली डिनर कर रहे थे सर, वो हाँ। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। आज और आज तीन कितना चार परसेंट ठीक केस हो भी, गया? आज 3-4 केस भी अच्छे सक्सेस रहे हैं, और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रहे सर। और एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया थी, बल्कि यूट्रस, उसको भी बहुत अच्छा आराम मिला। 3-4 महीने से मेंस भी नहीं आ रहे थे, और बहुत अच्छे से आया। 4-5 दिन में अच्छा रिकवर मिल गया उसको। जी, ठीक है मैम। की है उनको। हाँ जी सर। तो ये सारे अभी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। और जैसे अभी आप इसके लिए, प्रमेह के लिए बता रहे थे, और इसका जो हाँ समय बताया सर, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और औषधियां मैं चलाती थी, बट जो अर्ली मॉर्निंग चला रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। डबल का रेशियो आ रहा है उसमें। जी। 173 पेशेंट का शुगर लेवल बाद में उसका 80-90 के लेवल में आ जा रहा है, अर्ली मॉर्निंग देने से। कोष्ठ शोधन करके, आम पाचन करके, और तनाव को कम करके, उसको बहुत अच्छे से जीवन शैली को थोड़ा सा चेंज करके बहुत अच्छा आ रहा सर। जी, बहुत अच्छा टॉपिक था, थैंक यू सर। जी, ठीक है। तो अभी आप लोग बात करना चाहते हैं कि सोना चाहते हैं? अगर नहीं बात करना चाहते तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम सुबह मिलेंगे।
आधा घंटा का टाइम हो गया है। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।